सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं अफसा कोमल। पाकिस्तान और अफगान तालिबान में कशीदगी वक्ती तौर पर तो थम गई है, मगर इस सीज़ फायर का मुस्तकबिल क्या होगा अभी वाज़ेह नहीं है। दूसरी तरफ सुहेल आफरीदी के वज़ीर आला बनने के बाद से विफाक और खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान तनाव हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। NFC के तहत सूबे के फंड्स, फाटा इंजमाम के तहत सूबे को सालाना 100 अरब रुपए देने का वादा, और हाल ही में विफाक की तरफ से सूबे को दी गई बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ वापस करने का मामला हमें तनाव का सबब बनता हुआ नजर आ रहा है। आज वजीर मुमलिकत सेनेटर तलाल चौधरी ने वजीर आला आफरीदी पर सख्त तनकीद की और बुलेट प्रूफ गाड़ियां वापस करने का जो उनका इकदाम है उसको आइन के आर्टिकल 148 की खिलाफ वर्जी करार दिया है। ने आज एक अपने वाज़े अल्फाज में ये बात कही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वजीर आला बदलते थक जाएगी मगर दहशत गर्दी के खिलाफ एक्शन नहीं रुकेगा। दूसरी तरफ नए वजीर आला आफरीदी के लिए कैबिनेट की तश्कील भी एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है, क्योंकि अब तक उनकी इमरान खान से मुलाकात हुई नहीं और सूबाई जो कैबिनेट है वो अभी सूबा जो है खैबर पख्तूनख्वा का हम देख रहे हैं कि कैबिनेट के बगैर ही चल रहा है। मगर बैरिस्टर गौहर ने आज ये ऐलान किया है कि अगर वजीर आला की इमरान खान से मुलाकात नहीं होती तो एक मुख्तसर सूबाई काबीना तश्कील दे दी जाएगी। हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या विफाक और सूबे के दरमियान ये इख्तिलाफ दहशत गर्दी के खिलाफ जंग पर असरअंदाज हो रहा है, और दहशत गर्दी के खिलाफ जंग के लिए विफाक की तरफ से सूबे को दिए गए फंड्स के जो दावे हैं दोनों तरफ से, क्योंकि बहुत ज़्यादा दावे हैं, उनमें कितनी सच्चाई है, इस पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं ज़ाहिर शाह शिराजी साहब, ब्यूरो चीफ बोल पेशावर से हमारे साथ हैं। राना एहसान अफजल साहब कोऑर्डिनेटर बराए प्राइम मिनिस्टर, हुकूमत की तर्जुमानी करेंगे। हमें अतहर कासमी साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। राना साहब, आपसे आगाज़ करेंगे। क्या वजह है कि खैबर पख्तूनख्वा का सूबा जो सबसे ज़्यादा दहशत गर्दी का शिकार है, जहाँ पे सिक्योरिटी चैलेंजेस सबसे ज़्यादा हैं, उसको फंड्स नहीं दिए जा रहे? CM साहब ने NFC अवार्ड के तहत जो हिस्सा है उसके हवाले से उन्होंने पहली अपनी स्पीच में शिकवा किया था। फाटा इंजमाम में उन्होंने कहा था कि हर साल 100 अरब देने थे, वो नहीं दिए गए, और फिर अब जो गाड़ियाँ दी गई हैं वजारत दाखिला की तरफ से वो भी नाकिस करार देते हुए वापस कर दी गई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये सारे बहाने, फंड्स हमेशा इनको पर वक्त और मंथली पेमेंट्स जो हैं वो सूबे को होती हैं और उसी फार्मूले से होती हैं जिसके तहत चारों सूबों को फंड्स वफाक जो है वो देता है। तो उसमें ना कोई कतगन है, ना कोई रुकावट है, ना कोई प्रॉब्लम है। लेकिन सवाल इधर ज़रूर डाइवर्जन का है कि ये अटेंशन डाइवर्ट करना चाहते हैं अपनी नाअहल गवर्नेंस से। आप इनसे एक बेसिक सा सवाल पूछें कि पैसा तो आबादी के तनासब से मिलता है, पंजाब को भी मिलता है, और 19 शहरों में 19 ज़िलों के अंदर पंजाब में सेफ सिटी के प्रोजेक्ट्स किए जा रहे हैं। सेफ सिटी जो कि रिकॉर्ड करती है मूवमेंट, नकलो हरकत शहर की, और उसके तहत लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बेहतर हो रहा है पंजाब में। इन्होंने 18 साल के डिले के बाद सेफ सिटी अभी पेशावर में शुरू की है, वो भी अभी फुली कवर्ड नहीं है। तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो कि KPK में एग्जिस्ट करती है, इनकी तवज्जो ही उस तरफ नहीं है, इनकी तवज्जो गवर्नेंस की तरफ है ही नहीं, और ये सारे मुद्दे वो उठाते हैं जो इनकी डोमेन में नहीं। मिसाल के तौर पे ये डिप्लोमेटिकली इंगेज करना चाहते हैं TTP को और तालिबान को, वो इनकी डोमेन में नहीं है, वो डोमेन वफाक का है। ये इसलिए इस तरह के तनाज़े खड़े करते हैं क्योंकि इनकी अपनी गवर्नेंस 0/0 है, इनकी कोई डिलीवरी नहीं है, और ये तवज्जो हटाने के लिए और अवाम को गुमराह करने के लिए ये इस तरह के बहाने कि जी पेमेंट का इशू है, फलाना इशू, जबकि ऐसा कोई इशू नहीं है। फाटा के हवाले से भी इनको पेमेंट हो रही है, और FBR की कलेक्शन के मुताबिक जो 18वीं तरमीम के मुताबिक फाटा के हवाले से वो बाकायदा दावा करते हैं। मैं आपकी तरफ आती हूँ ये लेकर। वो कहते हैं 100 अरब देने थे हर साल, लेकिन 7 साल में सिर्फ 165 अरब दिए गए हैं। शिराजी साहब, ये जो दावे CM खैबर पख्तूनख्वा कर रहे हैं, इनमें कितनी सदाकत है? और जवाबी तौर पर तलाल चौधरी साहब ने कल कहा कि हमने 600 अरब मखसूस फंड्स की शक्ल में इनको दिए हैं काउंटर टेररिज्म के लिए। इन दावों में कितनी सच्चाई है? देखिए, मेरे ख्याल में पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग एक तरफ, लेकिन रियलिटी मेरे ख्याल में हमें उसमें ऑब्जेक्टिवली बात करनी चाहिए। आपने फाटा का इंतजाम किया और फाटा के जो डिस्ट्रिक्ट मर्ज किए खैबर पख्तूनख्वा के साथ,
तो कितनी आबादी में इजाफा हुआ। इस वक्त सूबे को जो मिल रहा है वो तकरीबन 14.6%, और मिलना चाहिए था आबादी के तनासब से NFC अवार्ड के अंदर 19.6%, तो ये भी ना मिला आपको। दूसरा, आप राना साहब बात कर रहे हैं कि जी 600 मिलियन रुपए हमने दिए, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो कैपेसिटी, बेशक सूबे की गवर्नेंस के इशूज हैं, यहाँ पे और पॉलिटिकल इशूज होंगे, उनका ज़्यादा फोकस बाकी मामला की तरफ है, लेकिन देखिए मेरे ख्याल में ओवरऑल देखा जाए तो सूबा एक बॉर्डरिंग सूबा है जो कि अफगानिस्तान के साथ एक लंबी बॉर्डर शेयर करता है। तो क्या आप ये समझते हैं कि मरकजी हुकूमत इन तमाम चीज़ों से मुबर्रा होगी? तो अगर आप डेटा देखें तो एक तो ये परसेंटेज जो राना साहब कह रहे हैं, मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता कि आबादी के हिसाब से मिल रहा, बिल्कुल भी नहीं मिल रहा। ये मेरे ख्याल में जेन्युइन डिमांड है सूबे की। फिर आप अगर आगे देखें, इस दफा तकरीबन जो पंजाब या KP को मिला है वो 33 बिलियन रुपए मिले हैं, जबकि पंजाब को 65.8 मिले थ्रू NFC। अब रेशो आप देखें, कैलकुलेशन ऑफ द प्रोविंशियल आबादी, तो आपको फिर वही चीज नजर आएगी कि तो इजाफी अब आबादी आई है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, उस पे जो है ना वो हिस्सा नहीं मिल रहा। फिर आप नेट हाइडर प्रॉफिट की बात भी करते हैं कि जो नेट हाइडर प्रॉफिट का इशू था वो मतलब तकरीबन बार बार सुबह यही चीज उठाता रहे। जी बस शाहिद साहब, आपकी आवाज़ कुछ कट रही है। मैं अतर काज़मी की तरफ जाती हूँ, यही आपके पास दोबारा ये मामला लेकर आऊँगी। अतर काज़मी साहब, आपके ख्याल में अब जब एक टास्क CM खैबर पख्तूनख्वा को यही देकर लाया गया था, सलमान राजा साहब ने बताया था कि तासुर हमने ख़त्म करना है कि हमारी विफाक के साथ कोई भी कोऑर्डिनेशन है और किसी भी विफाक की फैसला साजी से हम अलाइंड हैं, सो आपको लगता है कि फिर अच्छे की उम्मीद होनी भी नहीं चाहिए थी, लेकिन इस सब के अंदर सूबा सफ़र करेगा, जो एक कार्रवाई दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जारी है वो सफ़र कर रही है? देखिए, जहाँ तक ये ताल्लुक है कि सोहेल अफरीदी साहब को कैसे लाया गया, सोहेल अफरीदी साहब अवामी मैंडेट से वहाँ पे आए, और सोहेल अफरीदी साहब के आने से पहले जो वफाकी हुकूमत का रवैया था वो इंतहाई काबिल अफसोस था कि हम किसी सूरत में उनको आने नहीं देंगे, उन पे जिस किस्म के इल्ज़ामात लगाए गए वो भी हमारे सामने है। फिर वफाक से जो गाड़ियां दी गई, आज दोबारा गाड़ियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। अगर सूबा कह रहा है कि इन गाड़ियों में कोई नुक्स हम नहीं लेना चाहते, तो वफाक क्यों बज़िद है कि वो उनको गाड़ियां देना चाहते हैं जो पहले इस्तेमाल शुदा गाड़ियां? अगर ये गाड़ियां इतनी अच्छी हैं तो एक गाड़ी मरियम बीबी को दे दें। वैसे भी उनकी गाड़ी में ना वाईफाई है ना चार्जर है। उन्होंने गिला शिकवा भी किया था और आवाम को बताया था आपके लिए बसों में तो ये सारी सहूलतें हैं, मेरी गाड़ी में ऐसी कोई सहूलत नहीं है। तो ये गाड़ी उनको दे दें अगर इतनी जबरदस्त है। दूसरी बात यह है कि क्या सूबा सफर करेगा? देखिए, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिसमें यकीनन नुकसान होता है, लेकिन ये ताली एक हाथ से नहीं बजेगी। वफाक को भी देखना पड़ेगा। आप एक बंदे के हवाले से ये अल्टीमेटम्स दे रहे थे कि जमीन आसमान एक हो जाएगा, हम इसको वज़ीर आला नहीं बनने देंगे, और अब अचानक आप कह रहे हैं कि जनाब उसमें सारा मसला है। आपके अपने रवैये में भी तो मसला है। जो कौमी नौयत के मामलात हैं, चाहे वो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हो, दीगर इस किस्म के मामलात हो, मेरे ख्याल में दोनों को साथ बैठ के उस मामले को हल करना चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम जब आप उनके अवाम के मैंडेट को इस हद तक नहीं मानते कि वज़ीर आला को आप कहते हैं जी तुम्हारी हम मुलाकात भी नहीं होने देंगे, तुम्हें हम उनसे अपने लीडर से मिलने भी नहीं देंगे, एट द सेम टाइम आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपके साथ जमहूरियत भी खेले और वो आपके साथ हुकूमत में बैठ के मुशावरत भी करे, ये तो नहीं होगा। ताली दोनों हाथ से बजती है, दोनों साइड्स को देखना पड़ेगा। राना साहब, अब जब बॉर्डर के ऊपर एक कशीदा सूरत हाल है जिसकी हमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान की ताल्लुकात की जो तारीख है उसमें मिसाल नहीं मिलती है, ओवरऑल मुल्क के अंदर सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे बैठकर ये बात कही है कि जब भी हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, हमारे साथ आलमी जो इदारे हैं वो भी पाकिस्तान की सिक्योरिटी मामला हालात को सामने रखते हुए ज़रूर ये इशू उठाते हैं। सो क्या वफाक को थोड़ा सा अपना रवैया तब्दील करने की ज़रूरत नहीं है? और साथ ही क्या ज़रूरत थी आप लोगों को नामजदगी जब वज़ीर आला की हुई तो इस अंदाज में रिएक्ट करने की कि जिसके बाद कोई उम्मीद ही दम तोड़ जाए कि आप लोगों के दरमियान को कोऑर्डिनेशन हो सकती है? नहीं, देखिए, मेरे ख्याल से आप कंफ्यूज कर रही हैं चीज़ों को। वफाक और जो KPK के तल्लुकात हैं वो बिल्कुल ठीक हैं अगर अपनी अपनी डोमेन के अंदर रहते हुए वो काम करें। मैंने आपको बताया कि लॉ एंड ऑर्डर अगर प्रायोरिटी होती तो 18 साल की ताख़ीर से पेशावर के अंदर सेफ सिटी ना बनता। पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर इसलिए कंट्रोल्ड है क्योंकि पंजाब हुकूमत की प्रायोरिटी है लॉ एंड ऑर्डर, और उन्होंने 19 अजला के अंदर सेफ सिटी के प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया हुआ है। बॉर्डर पंजाब में भी इंडिया के साथ बहुत लंबा चौड़ा बॉर्डर है और उसका ख्याल भी फौज रखती है, जिस तरह जो KPK और अफगानिस्तान का बॉर्डर है
उधर भी अफवाज पाकिस्तान का किरदार है, लेकिन जो इंटरनल सिटी की सिक्योरिटी है वो जिम्मेदारी बिल्कुल सीटीडी की है। सीटीडी के ऊपर 600 अरब रुपए इजाफी टेररिज्म को कवर करने के लिए केपीके को मिले, लेकिन उस तरीके से सीटीडी को इक्विप या उस पर इन्वेस्टमेंट नहीं की गई जो कि करनी चाहिए थी। और कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है केपीके का और वफाक का अगर अपनी अपनी डोमेन में वो काम करें, लेकिन अगर पॉइंट स्कोरिंग करनी है, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करनी है, तो बिल्कुल ये एक इशू बन जाता है और आप इशू बना सकते हैं कि आप डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर केपीके आज़ादाना तौर पे चीज़ें लेके जाना चाहता है। तो ये एक बड़ा अरसा पाकिस्तान में ये डिबेट होती रही, जबकि ये डिबेट सिरे से ही नहीं होनी चाहिए थी। अगर कोई बहुत सारे फोरम्स हैं जहाँ केपीके की हुकूमत अपनी इनपुट दे सकती है वफाक को, और वफाक का फिर काम है कि उस इनपुट को लेके वो आगे बिल्कुल डिप्लोमेटिकली चीज़ों को एंगेज करे, और वो करता भी रहा। तो मैं समझता हूँ कि ये यहाँ इशू क्रिएट किए जाते हैं अपनी नाअहली को छुपाने के लिए, अपने दीगर जो मिस गवर्नेंस है, करप्शन को छुपाने के लिए। हमने प्राइम मिनिस्टर ने तो वेलकम किया सीएम केपीके को, और उन्होंने तो दावत दी। अब उस दावत को इस बहाने से कि आप जो है खान साहब से जब तक नहीं मिलेंगे तो तब तक कोई चीज़ें नहीं चल सकती, तो मेरे ख्याल से पीटीआई को अवामी मैंडेट का सोचना चाहिए। अवाम ने उनको मैंडेट फैसले करने के लिए दिया था, इसलिए नहीं दिया था। केपीके और सारे सूबों की हुकूमत आज़ाद होती है, इंडिपेंडेंट होती है, उसको डिक्टेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लोग समझते होंगे मेरे ख्याल से कि इतनी अहलियत और जहन होगा मौजूद केपीके के सीएम के अंदर और उस जमात के अंदर कि वो अवाम की बेहतरी के लिए फैसले लें, और उनको हर पॉइंट के ऊपर एक कैदी से डिक्टेशन लेने की जरूरत नहीं होगी। और यहाँ देखिए मैं आपको क्लियर कट बता दूं, पार्टी के वो लीडर हो, सरबराह हो, सरबराह भी है, और इसी मकसद के लिए कि पहले कोऑर्डिनेशन उनकी मर्जी के मुताबिक गालिबन लग रहा था कि फैसले नहीं हो रहे, तो उन्होंने उनको लाया। देखिए बात ये कि एक आदमी जो सजा काट रहा है वो पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी और हुकूमतों को नहीं चला सकता। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए लोगों का। ये एक्सपेक्टेशन भी गलत है कि एक आदमी जो जेल में है वो गाइडलाइन देगा कि केपीके की हुकूमत कैसे चलेगी, वो गाइडलाइन देगा कि पाकिस्तान की सियासत कैसे चलेगी। ये पॉसिबल नहीं है, ये गलत एक्सपेक्टेशन है, ये होनी नहीं चाहिए। चले मैं तो आगे अतर साहब के पास ही लेके जाऊंगी। शराजी साहब, हमें मुख्तलिफ इतलात हैं। एक तो बैरिस्टर गौर साहब ने वाजे किया है कि अगर इमरान खान साहब से सीएम अफरीदी की मुलाकात नहीं भी होती तो एक मुख्तसर काबीना तश्कील दे दी जाएगी। डॉन अखबार ने ये रिपोर्ट किया है, डॉन टीवी ने ये रिपोर्ट किया है कि गैर मुंतखब लोगों को कैबिनेट में शामिल करने के हवाले से बहुत इख्तलाफ पार्टी के अंदर पाया जाता है कि जो लोग मुंतखब नहीं हैं वो काबीना में नहीं होने चाहिए। आपके पास क्या इतलात है इस हवाले से? देखिए मेरे ख्याल में जो एतराज उठाया जा रहा है, कैबिनेट जाहिर बात है इलेक्टेड तहरीक इंसाफ की यहाँ पे हुकूमत है, उनकी मर्जी से ही बनेगी, और जाहिर बात है पार्टी लीडरशिप की मुशावरत से ही बनेगी। जैसे राणा साहब कह रहे थे कि जो उनके लीडर हैं उनकी मर्जी नहीं चलनी चाहिए, तो मेरे ख्याल में तो देख ही रहे हैं कि किस तरह मरूसी सियासत चल रही है, और इन दो खानदानों का आपस का जो एक मामला है वो तो मेरे ख्याल में अपनी मजबूर नज़र लोगों को ही मिनिस्ट्रियाँ देते हैं, बल्कि किचन कैबिनेट चलती है। अब अगर गैर मुंतखब लोगों की बात है तो दो लोगों का नाम लिया जा रहा है, एक बैरिस्टर सैफ का, दूसरा मुज़म्मिल असलम का। तो मेरे ख्याल में उनके हवाले से कोई दूसरी राय नहीं है, उनकी इंडोर्समेंट पहले ही इमरान खान साहब दे चुके हैं कि ये लोग कैबिनेट के अंदर रहेंगे। अंदरूनी तौर पर बेशक जो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है, हर एक लीडर यही चाहता होगा कि वो कैबिनेट का हिस्सा बने। पहली गंडापुर साहब की जो कैबिनेट थी वो 35 अफराद पर मुश्तमिल थी। अब जाहिर बात है कि जो नए चीफ मिनिस्टर है वो अपनी प्रायोरिटीज को देखेंगे, ट्राइबल एरियाज को देखेंगे, और ओवरऑल लॉ एंड ऑर्डर का इशू बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं इससे पहले वाले क्वेश्चन पे रिस्पॉन्ड करना चाह रहा था कि बड़ी आसानी से कहा जाता है कि केपी के अंदर लॉ एंड ऑर्डर का इशू है और पंजाब के अंदर नहीं है। देखें ओवरऑल क्राइम रेशो केपी के अंदर इतनी नहीं है जितनी कि आप देखें पंजाब में है या सिंध के अंदर है। केपी का जो एक खुसूसी स्टेटस है वो ये है कि आप एक इंटरनेशनल बॉर्डर आपके साथ लगता है, जो कि एक पिछले 4 दहाइयों से एक टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म का शिकार है। दूसरा, अगर आप सूबे को एनएफसी में से उसकी आबादी के हिसाब से, तनासुब के हिसाब से पैसे नहीं दे रहे, तो बस 6% आप दे रहे हैं। ये शराज साहब आपकी नजर में फेलियर है कि 3 अदवार में सेफ सिटी कैमराज ना लेके आना, जो अभी राणा साहब ने कहा है, सीटीडी को ना बेहतर बनाना? देखिए मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, सीटीडी की इतनी वर्थ नहीं है कि वो इतने बड़े काउंटर टेररिज्म के ऑपरेशन को लीड कर सके। आप जाएं वहाँ पे कच्चे के डाकुओं को देखें और पंजाब के अंदर हालात देखें, आपको मेरे ख्याल में आपकी पुलिस तो सामने है ही नहीं। पिछले 6 महीनों के अंदर तकरीबन कम से कम
570 लोग शहीद हुए खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, जिसमें से तकरीबन आपके 300 सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं, कम से कम 200 आपके पुलिस एहलकार हैं। तो यहाँ तो पुलिस फर्स्ट का लाइन ऑफ डिफेंस लड़ रही है, लेकिन आप एक इंटरनेशनल टेररिज्म को, जिसको यानी एक प्रॉक्सी वॉर के तहत इंडिया फंड कर रहा है, रा फंड कर रहा है, आपके रोज जत्थे के जत्थे जो है ना वो क्रॉस द बॉर्डर अटैक करें, और आप बड़ा इजीली कह देते हैं कि नहीं कि खैबर पख्तूनख्वा जो है ना वो शायद काउंटर नहीं कर सका। देखिए बहुत बड़ा आप इस चीज को तजाद के अंदर ना लेके जाए। जो सूबे और मरकज की आपस के अंदर चक्करिश है, मेरे ख्याल में उसकी वजह से इस वक्त आपका ओवरऑल लाइन ऑर्डर इंटरनेशनली मुतासर हो रहा है। लोग सवाल उठाते जा रहे हैं। राना साहब आप क्विकली रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, फिर मैं अतर साहब की तरफ जाऊंगी जो आपने ही पहले नुक्ता उठाया है, लेकिन आप अगर कुछ रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। नहीं देखिए, अब मैं इसके ऊपर क्या रिस्पॉन्ड करूं कि अगर वो कहते हैं कि अगर 18 साल की ताखीर से एक शहर में भी सेफ सिटी नहीं चल रही और यहाँ 19 शहरों के अंदर वो लॉन्च हुई है और उनको इसमें मुगालबा नहीं लगता, और उन्होंने एक कच्चे के डाकुओं की बात कर ली जो कि एक रेटरिक है, लेकिन उसके ऊपर भी काफ़ी हद तक काबू हो गया है। तो ये तो मैं यही कह सकता हूँ कि बहुत ही अनबायस्ड उनका तज्जिया है अगर इसको लोग तस्लीम कर लें। मैं अतर काज़मी साहब की तरफ जाती हूँ। अतर साहब, जेल में बैठकर नहीं चलाया जा सकता, ये हुकूमती मौक़िफ़ दिया है राना साहब ने पार्टी को। अब खान साहब वहाँ से बैठकर एक बात करते हैं, ना नज़रिया और मौक़िफ़ है कि बातचीत होनी चाहिए, मुज़ाकरात होने चाहिए, खा वो अफ़गान हुकूमत की बात हो रही हो या उन TTP की जो पाकिस्तान के अंदर हर रोज़ दहशतगर्दी कर रहे हैं। सो आपकी नज़र में ये इस एतबार से तो देखा जा सकता है कि कुछ उनकी जो अप्रोच है, फिर ग्राउंड रियलिटी से कुछ वो नावाकिफ़ हैं क्योंकि काफ़ी वक्त से वो जेल में हैं। देखिए, मसला ये कि जब मियाँ साहब यहाँ पे सजा याफ्ता थे और लंदन में बैठे हुए थे, यहाँ से पूरी काबीना जाती थी, उनसे मुशावरत करती थी। जरदारी साहब से लोग मुशावरत करते हैं, जो जमातें होती हैं। आज हम सोहेल खान अफरीदी की बात क्यों कर रहे हैं? सोहेल खान अफरीदी को कितने लोग पाकिस्तान में जानते थे? इमरान खान साहब ने उनको नामजद किया, इसी वजह से पूरी जमात उनके पीछे खड़ी हो गई। तो आप इमरान खान साहब को तो ऐसे माइनस नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि राना साहब ने उनकी बात भी की, सेफ सिटी की बात भी की, दीगर वहाँ पे जो मसाइल हैं और अवामी मैंडेट की बात भी की। अब राना साहब जो है बड़े अच्छे आदमी हैं, ये मेंटली जो है ना, ये स्कैंडिनेविया के किसी वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि ये शहबाज शरीफ साहब की काबीना में बैठे हैं। उस काबीना के अंदर जो अपने मसाइल हैं, अब राना साहब के माशाल्लाह अपने हल्के में इलेक्शन होने वाला है, वैसे तो वो बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ इनको दे दें, इन्होंने भी वो इलेक्शन लड़ना है, लेकिन अभी वाज़ेह नहीं है कि इन्होंने लड़ना है या नहीं लड़ना। राना एहसान अफजल साहब की जो इनकी पार्टी ने इनको टिकट दिया है नहीं, अभी वाज़ेह नहीं। राना एहसान अफजल साहब के, जी वही तो मैं अवामी मैंडेट की बात कर रहा हूँ। राना एहसान अफजल साहब के जो वालिद थे, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, 2018 के इलेक्शन से पहले बतौर सहाफ़ी मेरी उनसे टेलीफोन पे बात हुई और मैंने उनसे पूछा कि कहा जा रहा है कि आप अपनी जमात नून लीग को छोड़ के किसी और तरफ जा रहे हैं। उन्होंने कहा दबाव हम पे बहुत है, जो मर्जी हो जाए, हम नवाज शरीफ साहब का साथ नहीं छोड़ेंगे। तो ये दरीना जो है नून लीग के साथ हैं, लेकिन अभी खबर ये है कि इनको वहां पे टिकट नहीं मिलना, टिकट राजा रियाज साहब को मिल जाना है। तो ये बातें तो जो कर रहे हैं अवामी मैंडेट की और जमहूरियत की, वो स्कैंडिनेविया वाली हैं। अनफॉर्चुनेटली ग्राउंड रियलिटी जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। बाकी देखें, जो वहां पे जिस किस्म की दहशतगर्दी है उसका मुआवजा आप पंजाब के साथ या सिंध के साथ नहीं कर सकते। अब तो सिंध से खबरें आ रही हैं कि कच्चे के डाकुओं को डील्स ऑफर की जा रही हैं कि भाई आप जो है वो हथियार फेंक दें और आ जाएं। इन्होंने कितना अरसा में वहां पे कितनी क्लियरेंस की, तो वो सब कुछ हमारे सामने है। ये जो मामला है, ये कोई खुदा न खास्ता सिर्फ एक फरीक का नहीं है, ये हम सब का मामला है, चाहे वफाक की हुकूमत हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत हो, ये ओवरऑल सोसाइटी का मामला है। वहाँ पे जो जंग है वो भारत की प्रॉक्सियों के साथ है, वहाँ पे जो जंग है वो उस तरह के लोगों के साथ है जो पाकिस्तान के दुश्मन है। इसको सियासत की नजर नहीं करना चाहिए, चाहे वो तहरीक इंसाफ वाले हों या फिर वफाकी हुकूमत वाले हों। राना साहब, अगर आपको टिकट नहीं मिलता, राजा रियाज साहब को मिल जाता है, तो फिर ये क्या जाहिर करता है आप लोगों की पार्टी और उसकी पॉलिटिक्स के बारे में? देखिए, अभी तो ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ और मैं पूरी उम्मीद हूँ कि पार्टी मेरे हक में फैसला करेगी। बहरहाल देखें, मैं अतर साहब को ये फिर से मैं रिस्पॉन्ड करूँगा कि ये जो सेफ सिटी के प्रोजेक्ट्स किए गए हैं, ये डेटा आपको बताता है कि उसके ज़रिए आप लॉ एंड ऑर्डर को बड़ा बेहतर कर लेते हैं और आपको क्राइम को पकड़ने के लिए और चीज़ों को सॉल्व करने के लिए बहुत आसानी मिलती है और वो एक डिटरेंस बन जाता है विद टाइम। वो नहीं हुए प्रोजेक्ट्स। देखें, ये भी मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ कि NFC अवार्ड के तहत जो डिविजिबल पूल बनता है KPKO को उसका हिस्सा मिल रहा है, +1% टेररिज्म के लिए भी मिलता रहा है। अगर कोई शॉर्टफॉल है
तो वो ओवरऑल रेवेन्यू के शॉर्टफॉल की वजह से, जो मुल्की लेवल पे शॉर्टफॉल हुआ उसकी वजह से हुआ। वो पैसा सीटीडी पे उस तरीके से नहीं लगा जिस तरीके से फाल है सीटीडी पंजाब की, उस पर इन्वेस्टमेंट नहीं। ये कह देना कि सीटीडी का तो ये मैंडेट ही नहीं है, बिल्कुल उसका मैंडेट है। उसने इन सिंक होके कोऑर्डिनेशन के साथ बाकी इदारों के साथ उसने काउंटर टेररिज्म करनी होती है। वो उस लेवल पे इन्वेस्टमेंट अगर होगी उधर तो उसके नताइज बेहतर आएंगे। कोई इस चीज को रद्द नहीं कर रहा कि चैलेंज बड़ा है, लेकिन उस चैलेंज को वो हुकूमत देख नहीं रही, वो अवॉइड कर रही है उन चीजों के ऊपर जिक्र करके जो उनका मैंडेट नहीं है। तो ये मैं स्टांस आपके सामने रखना चाहता हूँ। और बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर जो है वो ओवरऑल पूरे मुल्क में उसके चैलेंजेस हैं, लेकिन उसको हैंडल किया जा रहा है, इन्वेस्टमेंट की जा रही है और वो नजर भी आ रही है, जो बदकिस्मती से एक सूबे में नजर नहीं आ रही। नहीं, इन्वेस्टमेंट और बिल्कुल आप हाईलाइट करें, अच्छी बात। मोहम्मद औरंगजेब साहब कहते हैं कि जो आलमी मालियाती इदारे हैं वो हमसे मुल्क की सिक्योरिटी के हवाले से सवाल उठाते हैं। बिल्कुल, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। अगर किसी इन्वेस्टर ने इस मुल्क में आना है, अगर किसी फॉरेन सिटीजन ने यहाँ फिरना है और उसको बुलेट प्रूफ गाड़ियां चाहिए फिरने के लिए, मौजूदा हालात में आप कैसे दावा कर सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट आ रही है राना साहब? नहीं, देखिए, वो तो इन्वेस्टमेंट तो जितनी आ रही है सबको पता है कि क्या सूरत हाल है, और वी आर एक्सपेक्टिंग कि आगे मजीद असल इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो जाएगी। अभी तक तो उस लेवल वो नहीं, लेकिन इट इज अ चैलेंज। सिक्योरिटी इज द नंबर 1 चैलेंज। तो हमें इसको बिल्कुल अबूर करना है, और उसके लिए जो नेशनल एक्शन प्लान है, सूबों ने जिसके सिग्नेटरी हैं, उनका एक कलीदी रोल है, उनका फ्रंट लाइन का रोल है सिक्योरिटी सिचुएशन को बेहतर करने का। अगर वो डिफ्लेक्ट करना शुरू कर दें अपनी जिम्मेदारी और पॉइंट स्कोरिंग करें कि जी वफाक हमने ये डिप्लोमेसी हमने करनी है, फलाना ये हम नहीं करेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, तो वो जो उनका काम ही नहीं है, तो फिर तो नई चीजें बेहतर होंगी ना। तो यहाँ हमें चाहिए कि हम। बहुत शुक्रिया राना एहसान साहब। और अतर काज़मी साहब हमारे साथ शरीक हुए। जैसा कि अतर काज़मी साहब कह रहे थे कि इस मर सियासत दोनों तरफ से नहीं होनी चाहिए। नाज़रीन, एक ब्रेक की तरफ जाते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो सीज़ फायर हुआ है वो कितना मुस्तकिल और देरपा है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार नसीम ज़हरा साहिबा होंगी एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान दोहा में होने वाला सीज़ फायर कितना मुस्तकिल है, ये 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में मुज़ाकरात के दूसरे मरहले में वाज़े हो जाएगा। कतर में होने वाले मुज़ाकरात के हवाले से अलबत्ता वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ के कुछ स्टेटमेंट्स आ रहे हैं जिससे उसका अहवाल मालूम होता है। उन्होंने कहा कि पहले जो अफगान तालिबान है वो इस बात से मुसलसल इनकारी थे कि उनकी सरजमीन दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है, लेकिन फिर जब कतर और तुर्की ने, जो कि सालिस हैं इस मामले के अंदर, उन्होंने गैर वाज़ेह अंदाज में पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत की और कहा कि आपकी यानी अफगान सरजमीन और आपकी सरपरस्ती और आपकी हिमायत TTP की कार्रवाइयों के लिए दस्तयाब है। इस किस्म की जब बात की गई तो फिर तालिबान ने कुछ अपना मौक़िफ़ तब्दील किया। पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा ने यह भी कि अब सारे दारोमदार जो है वो एक शिक के ऊपर ही होगा कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। ये वो अहम तफसील है जो उस बंद कमरे में होने वाले मुज़ाकरात के हवाले से पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा ने मीडिया के सामने रखी है। आइए जानने की कोशिश करते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुस्तकिल अमन कायम हो सकेगा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार नसीम ज़हरा साहिबा। बहुत बहुत शुक्रिया नसीम साहिबा आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे, अभी तो एक मुज़ाकरात का दौर हुआ है, लेकिन उसका जो अहवाल ख्वाजा आसिफ बता रहे हैं उसको देखते हुए आपको लगता है कि मुस्तकिल अमन कायम हो सकेगा या कोई इशू रिजॉल्व की तरफ जाएगा? एक तो वो ये बताते हैं कि तालिबान इस बात से इनकारी रहे कि उनकी सरजमीन दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है, लेकिन सेकेंडली एक और डिबेट भी है, एक आइडियोलॉजी जो है तालिबान की, उसको देखते हुए कि वो अपनी सरजमीन में जो दहशत गर्द तंजीमें मौजूद हैं उसके खिलाफ कार्रवाई कर भी सकते हैं या नहीं, और दूसरा उनकी सलाहियत और कैपेसिटी के हवाले से भी आजकल बातचीत हो रही है। आपको इन तमाम ज़मीनी हक़ाइक़ को देखते हुए ऐसा लगता है कि अगला दौर जो इस्तांबुल में होगा मुज़ाकरात में, उससे कोई हमें सैर हासिल फैसला होता हुआ नजर आएगा? जी, बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में बुलाने का। एक तो ये कि यकीनी तौर पे जो दोहा में हुआ वो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता था। देखिए, ये जैसे आपने खुद बयान किया, ये मामला तो बहुत पेचीदा हैं और सबसे पहला जो कदम था वो ये कि बैठ के बात करते, क्योंकि लड़ाई झगड़ा और मिलिट्री फोर्स तो बड़ी अहम
थी क्योंकि हालात ऐसे थे कि दैट वाज अनअवॉइडेबल, लेकिन वो गोल तो नहीं हो सकता। गोल तो ये है कि किसी तरीके से कोई को एग्जिस्टेंस का और माइनस मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट और जो तमाम कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, टेररिज्म, तो एक को एग्जिस्टेंस अफगानिस्तान और पाकिस्तान की हो, और ये सबके फायदे में है। पाकिस्तान के लिए भी नहायत ज़रूरी है, अफगान के लिए भी नहायत ज़रूरी है, और इसके पीछे कोई 20-30 साल की तारीख है जहां हम आज खड़े हैं। 1 मिनट की तो बात ये नहीं है, इस वजह से वक्त लगेगा इसको सुलझाने में, इस गुत्थी को। अब जो पहला कदम है वो अहम कदम है। यकीनी तौर पे तालिबान जो है हुकूमत अफगानिस्तान में, उसने सपोर्ट दी तो टीटीपी यहाँ तक पहुंची, और शुरू में टीटीपी को हमने सपोर्ट दी तो वहां पहुंची, जाके फिर टीटीए ने उनको अडॉप्ट किया पूरा। तो अब ये जो कॉम्प्लिकेटेड एक सिचुएशन है, पाकिस्तान ने सही किया, उसके बाद कतर ने और तुर्की ने भी बहुत अच्छा किया, और हमारे सामने एक ऐसी सिचुएशन है जिसको हम यकीनी तौर पे कह सकते हैं कि इट्स अ होपफुल सिचुएशन। लेकिन ये समझना कि बस बातचीत होगी इस्तांबुल में और उसके नतीजे में कोई एक यकीनी और यानी लॉन्ग लास्टिंग कोई आपकी सुलह सफाई हो जाएगी, वो शायद इतना सिंपल नहीं हो। लेकिन ये ज़रूर है कि बात आगे बढ़ेगी। और देखिए, ये तालिबान की हुकूमत जो अफगानिस्तान में और पाकिस्तान की जो हुकूमत यहाँ है, वो बस खुद से मिल कर के ये नहीं कर सकते। इसमें बहुत से स्टेक होल्डर्स हैं, इसमें अफगान पॉपुलेशन भी है, अफगान ट्रेडर्स भी हैं, अफगान रेफ्यूजीज भी जो यहाँ पाकिस्तान में बैठे हैं। इन सब का जो अपना एक वेस्टेड इंटरेस्ट इन अ पॉजिटिव सेंस, वो यही है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सुलह सफाई हो। तो इसलिए एक तरफ तो देखिए जो TTA की हुकूमत है, उस पर आप देखें खित्ते में जो तमाम ममालिक हैं, चाहे चीन है, चाहे चीन में नॉट बी पार्ट ऑफ द नेगोशिएटिंग टीम इन दोहा, लेकिन चाइना का एक जो मौक़िफ़ है वो इस तरीके से आपके सामने आता है कि पिछले साल चाइना ने ट्राईपार्टाइट एक मीटिंग की जिसमें अफगान हुकूमत, पाकिस्तान हुकूमत और चीन थी, और वहाँ भी TTP से कहा गया, TTA से माजरत के साथ कहा गया कि आप TTP की सपोर्ट रोकें, और उन्होंने कहा हम रोकेंगे, उन्होंने वादा किया। बात देखें कहाँ आके खड़ी हुई। तो चाइना ले, तुर्की ले, ताजिकिस्तान ले, उज़्बेकिस्तान ले, ईरान ले, ये तमाम के तमाम जो मुल्क हैं ये समझते हैं कि जो तालिबान हुकूमत इस वक्त TTA की है, उसके या कहीं मतलब आइदर अंडर इट्स पेट्रनेज और की कैपेसिटी नहीं है, तो उसके नतीजे में 20-21, और ये रूस का नाम लेना मैं भूल गई, ये तमाम ममालिक जो हैं वो कहते हैं जी वहाँ इतनी दहशतगर्द तंजीमें बैठी हैं वहाँ, तो खतरा है खित्ते को पूरा। तो इसलिए एक वो कोऑर्डिनेटेड अप्रोच। दूसरा मेरा ख्याल है कि हम इसको जितना एम्फसाइज करें वो कम है कि अफगानिस्तान के ये 3-4 जो कैटेगरीज का मैंने जिक्र किया, उन सब के इंटरेस्ट में है कि ये बात सुलह सफाई से ख़त्म हो, तो तय हो। तो मेरा ख्याल है कि ये तमाम मामलात हैं, और पाकिस्तान के यहाँ भी आपको मालूम है कि ये दोहा में जाकर बात करना, ये समझ लेना, बड़ी क्लियरली समझ लेना कि हमारा जो एक दूसरे पर डिपेंडेंसी है, और हमारी मेरा ख्याल है जो सिक्योरिटी है, और जो हमारी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, ये सब जुड़ी हुई है आपस में। आई डोंट थिंक वी कैन डिनाई दिस। तो ये सबको मद्देनजर रखते हुए आई एम होपफुल, बट इसको ये हम न समझें कि ये कोई आसान मामला होगा, ये बहुत पेचीदा होगा, लेकिन वन दैट मस्ट बी ट्राइड विद ऑल आवर फेथ ऑन बोथ साइड। अब ये सिक्योरिटी का मामला नसीम ज़हरा साहिबा, पाकिस्तान के अंदर भी एक इंटरनली कई कुछ हद तक सियासत ज़दा भी हुआ है, या हम ये कह सकते हैं कि पॉलिटिकली एक मुख्तलिफ इसके ऊपर राय पाई जाती है। खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान साहब ने एक CM लगाए हैं, और उनको टास्क ये दिया गया है कि सिक्योरिटी के हवाले से जो विफाक की पॉलिसी है उसकी उन्होंने मुखालफत करनी है। वो बात कर रहे हैं कि हमें फ़ंड्स नहीं दिए गए काउंटर टेररिज्म के लिए, वो गाड़ियाँ जो वजारत दाखिला ने दी थी वो उन्होंने वापस भिजवा दी, कहते हुए कि हमारे किसी काम की नहीं है। ख्वाजा आसिफ साहब
साहब अलबत्ता, और ये एक मुसलसल CM खैबर पख्तूनख्वा ने अब एक जिरगे का इनेकाद का भी ऐलान किया है उसी दिन जिस दिन इस्तांबुल में पाकिस्तान और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे होंगे। अलबत्ता ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि TTP से मुज़ाकरात की कोई गुंजाइश नहीं है। आप बहुत बेहतर अंदाज में जानती हैं कि इमरान खान साहब क्या नज़रिया रखते हैं मुज़ाकरात के हवाले से। गाहे बगाहे वो इस बात पर जोर देते आए हैं कि हर सूरत में बातचीत ही होनी चाहिए, खा वो अफगान हुकूमत हो या यहाँ मौजूद दहशतगर्द TTP हो। आपकी नज़र में ये जो अप्रोच है ये मौजूदा हालात से मुताबिकत रखती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, या आपको आगे सूरत हाल बिगड़ती हुई नजर आ रही है वफाक और खैबर पख्तूनख्वा में? देखिए, मेरा अपना ख्याल ये है कि सबसे पहले तो जो भी वजह बयान करते हैं इस वक्त मौजूदा CM KP के किस वजह से उन्होंने अटेंड नहीं की, वो प्राइम मिनिस्टर ने जो मीटिंग की थी सिक्योरिटी पे, अफगान पॉलिसी पे, वो बड़ा गलत कदम था। उनको ही शुड हैव अटेंडेड इट, क्योंकि उनका जो स्टैचर है, उनकी जो अथॉरिटी है CM, वो इस तरह के प्लेटफॉर्म में आके बढ़ती, फोरम पे बढ़ती कम ना होती। एक तो ये मामला है। दूसरा ये कि ये कहते हुए मैं ये भी कहूँगी कि मेरा नहीं ख्याल कि जो भी सियासत हो KP के में PTI की एक जो इंटरनल पॉलिटिक्स है मुल्क की, उसके बावजूद अल्टीमेटली ये नहीं मुझे दिखाई देता कि इस तरह के जहां हम जिस नहज पे खड़े हैं कि वहाँ कोई जिरगा में ये कहा जाएगा कि जी हम अपने हुकूमत से या फौज से या सबसे इख्तिलाफ करके हम कह रहे हैं जी जो है इस वक्त यानी कि तमाम जो तालिबान हैं और पाकिस्तानी तालिबान हैं कि जी उनके साथ हम दोस्ती करें या बातचीत करें। मेरा ख्याल है कि अगर ये उनकी पोजीशन है PTI की कि अफगान तालिबान के साथ बातचीत की जाए, अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर किए जाए, तो वो आप और मैं भी यही कहेंगे। लेकिन ये समझना कि वो कहेंगे कि जी पाकिस्तान तालिबान जो हैं उनके साथ आप बातचीत करें, तो मेरा नहीं ख्याल कि इन हालात में इस तरह की कोई बात सामने आएगी कि बस आप बातचीत ही करें अफगान तालिबान के साथ। थोड़ा सा मुझे कहने दें कि जो पॉलिसी रही है पाकिस्तान के वो ये नहीं कहेंगे कि जी आप पाकिस्तानी तालिबान जो हैं उनको आप साथ लेके चलें, ये नहीं कि आप जब वो हम पे अटैक करें हम उनके नतीजे में उनसे बगैर गिरो। पाकिस्तान की जो पॉलिसी रही है तालिबान की तरफ, TTP की तरफ, वो अब नहीं, ये पिछले 10, 15, 20 साल से ये जो सिक्योरिटी मैनेजर्स हैं इस मुल्क के, जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, उन्होंने ये पॉलिसी चलाई है। और आपको मालूम है इन्हीं चैनल्स पे बैठ के हम उस वक्त कहते थे जो गुज़श्ता अदवार थे कि ये ना करें, इसका फ़ायदा नहीं, नुकसान ही नुकसान है। तो ये अब जो क़यादत है सिक्योरिटी की, उसमें बड़ी क्लैरिटी है कि ये पॉलिसी बिल्कुल मुनासिब नहीं है और ये पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएगी। और ये भी मुझे कहने दें, ये बात भी हुई है कि भाई अगर ये TTP जो है अगर हथियार डालती है, बिल्कुल हथियार डालती है और सरेंडर करती है, फिर ये हमारे लोग हैं, हम इनके साथ, तो दिस कॉन्वर्सेशन इज गोइंग ऑन। लेकिन इसी हालत में कि TTP अटैक करे और आप उनसे जी बगलगीरों बातचीत करें, ये तो बड़ी अहमकाना बात होगी। और अगर PTI ये करेगी तो फिर ये मेरा ख्याल है कि एक हद से ज़्यादा आपको रियासती पॉलिसी की मुखालफत करते हुए नहीं नजर आती सूबाई हुकूमत। बहुत बहुत शुक्रिया नसीम ज़हरा साहिबा, हमारे साथ मौजूद थी नसीम ज़हरा साहिबा, और वो समझती हैं कि इस बार जो रियासती पॉलिसी है, जिस किस्म का रद्द-ए-अमल है, वो उनको माजी से बहुत मुख्तलिफ नज़र आता है दहशतगर्दी के हवाले से। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।